हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायी इंस्पायरिंग कहानी है, एक धनी व्यक्ति का बयान। कहानी शुरू करते हैं। पत्रकार लोग मेरा इंटरव्यू लेते समय ये सवाल जरूर पूछते हैं कि संघर्ष का वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर आप धन वैभव के शिखर पर पहुंच गए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सवाल का क्या जवाब दूं, क्योंकि कोई ऐसा पिटा पिटाया और आसान रास्ता तो है नहीं कि आप उस पर चल दें और फटाफट धनी बन जाएं। बाजार में ऐसी अनेक पुस्तकें मिल जाएगी जिनमें धनी बनने के गुर और नुस्खे बताए गए होते हैं, किंतु उन्हें पढ़कर कौन वैसा बन पाता है। इसी से जुड़े और कई सवाल हैं। जो लोग कंजूसी, भ्रष्टाचार आदि से धन संग्रह करते हैं और जिन्होंने तस्करी, जखीरेबाजी आदि से अपार धन बटोर रखा है, वे सभी क्या धनी की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे? साधारण लोगों पर अन्याय और आक्रमण करके विशाल और अथाह संपत्ति अर्जित करने वालों को धनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा मिल सकेगी? इसी तरह जो लोग धन हासिल करने की खास मंजिल पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, वे मोहग्रस्त होकर अपनी ही इच्छाओं के दास नहीं बन जाते। फिर वे धनी कैसे हुए? फिर किसी धनी व्यक्ति का अंधानुकरण करके उसकी आनंददायी उपलब्धियों तक पहुंचा जा सकता है। इस तरीके से सफलता मिलने पर भी आत्महीनता एवं पिछलग्गूपन के लांछन से मुक्ति मिल जाएगी। फिर धनी है कौन? क्या धनी बनना किसी महान सच्चाई से जुड़कर निष्काम कर्म करते रहना है जिसकी कोई मंजिल नहीं, बल्कि अनवरत कर्म ही उसकी वास्तविक मंजिल और आनंद है? अथवा वह किसी मानवीय सौंदर्यानुभूति को साकार करने की इच्छा से प्रेरित किसी कलाकार का स्वतः स्फूर्त मौलिक कर्म है? अथवा ये आत्माभिव्यक्ति का ही एक तरीका है जो पूरी तरह मौलिक और स्वतंत्र है? शायद इसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। जहां तक मेरे जीवन वृतांत का प्रश्न है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं एक निहायत गरीब परिवार में पैदा हुआ। मुझ में कोई गुण भी नहीं था। नाटा, सांवला, दुबला पतला और चेहरे पर नुक्ते की तरह छोटी नाक, हकला हकला कर बोलता था। दरअसल मैं इतना बदसूरत था कि लोग मुझे देखकर उपेक्षा से दूसरी ओर मुंह फेर लेते या हंस पड़ते अथवा अकारण अपमानित ही कर देते। बचपन मेरा बहुत ही कष्ट से बीता। माँ मर चुकी थी और नई माँ तथा पिताजी छोटी छोटी बात पर गाली गलौज करते, डराते, धमकाते और मारते पीटते। मेरे हास्यास्पद चेहरे को देखकर कोई सोच भी नहीं पाता था कि भीतर से मैं बड़ा कोमल हूं और मेरे अंदर प्यार लबालब भरा हुआ है। मेरा दिल दूसरों से स्नेह और सहानुभूति पाने के लिए तरसता रहता, और अगर कोई थोड़ा भी मीठा बोल देता तो मैं इतना उत्साहित हो जाता कि खुशी की ताजी हवा से मेरे नथुने फूल जाते और छाती आगे निकल आती। सबसे अधिक कष्ट तो मुझे इस बात का था कि इच्छा होते हुए भी मैं अधिक नहीं पढ़ सका। मौका कहाँ था? दिन में माताजी या तो काम से इधर उधर दौड़ाती रहती अथवा किसी छोटे सौतेले भाई या बहन को गोद में पकड़ा देती। रात होने पर भी यही सब चलता रहता और सोते समय पिताजी के पांव दबाने पड़ते और पीठ पर मुक्कियां लगानी पड़ती। ऐसे ही झंझटों में बीच बीच में स्कूल छूट जाता, जहां का काम पूरा न होने पर मास्टर की डांट फटकार और मार खानी पड़ती। इस तरह फेल पास होते हुए जब मैंने इंटर कर लिया तो पिताजी ने अचानक ऐलान कर दिया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा खर्चा वह एक दिन के लिए भी नहीं उठा सकते और जल्दी ही मैं कोई नौकरी चाकरी कर लूं। दुख और निराशा से मेरा सिर चकराने लगा।
पिताजी के सामने मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मगर वह टस से मस न हुए, बल्कि बेहद बिगड़कर चिल्ला पड़े कि नौकरी मिलते ही मैं अपना अलग इंतजाम कर लूं। अपमान से मेरा बुरा हाल था। इच्छा हुई कि तत्काल घर छोड़ दूं, किंतु जाता भी कहां। मैंने सोचा था कि अच्छी तरह पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करके घर की हालत सुधारूंगा। मैं शहर का अंधाधुंध चक्कर लगाने लगा, मगर नौकरी थी कहां, और थी भी तो मुझे कौन देता। मुझे लोग फौरन धुतकार देते। बड़ी मुश्किल से 2 छोटे बच्चों की ट्यूशनी मिली तो एक अंधेरी गली में एक छोटा सा कमरा लेकर माँ बाप से अलग रहने लगा। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं रोका और न साथ में कोई सामान या रुपया पैसा दिया। पैसे मुझे इतने ही नहीं मिलते थे कि दोनों जून भर पेट भोजन कर सकूं। मैं अपने हाथ से खाना बनाता, सिर्फ 1 जून भोजन करता और कुछ पैसे बचाकर टाइपिंग सीखने लगा। मैं बेहद त्रस्त था। मुझे लगता मैं किसी बड़े रेगिस्तान में भूखा प्यासा ऐसे रास्ते पर अकेला चल रहा हूं जिसका कोई छोर नहीं है। मेरा रोआं रोआं कलप रहा था। ऐसी हालत में पता नहीं कब से मैं उन अपरिचित लोगों को सलाम करने लगा जो मुझे संपन्न और प्रभावशाली दिखाई देते। कार, स्कूटर और सड़कों पर सुंदर सुंदर कपड़ों में शान से चलने वाले न मालूम कितने लोगों को मैंने सलाम किया होगा। वे भी या तो आधा हाथ उठाकर अथवा सिर हिलाकर जवाब दे देते। कोई कोई चौंक कर देखने लगता और कोई देखकर मुंह फेर लेता, किंतु उनमें से एक ने भी रुक कर नहीं पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम क्यों मुझे नमस्कार करते हो। गली वाले अपने कमरे से निकलकर जब मैं टूटी फूटी सड़क पर 4-5 फलांग चल चुका होता तो बाईं तरफ एक बड़ा सा पुराना मकान मिलता, जिसके काफी बड़े बरामदे में एक पलंग पर एक बूढ़े बुजुर्ग लेटे दिखाई देते। उनकी उम्र 80 वर्ष से क्या कम होगी। उनको दूर से ही देखकर कहा जा सकता था कि अपनी जवानी में वह बहुत खूबसूरत रहे होंगे। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और सूती नाक, बालों पर मेहंदी की लाली करीब करीब उड़ चुकी थी। 1-2 बार तो मैंने उन्हें कुर्सी पर भी बैठे देखा। उनके अलावा कोई चिरई का पूत भी उस मकान में मुझे कभी नजर नहीं आया। वह बड़ी ही हसरत से सड़क से आते जाते लोगों को निहारते रहते। कभी कभी उनकी मुद्रा को देखकर खाद्य पदार्थ जपटने की फिराक में ठिठक कर खड़े किसी बंदर की याद आ जाती। बाद में मालूम हुआ कि वह एक मुस्लिम रईस है जो लकवा के कारण मुश्किल से चल फिर सकते हैं। एक दिन जब वह मुझे घूरते हुए देख रहे थे, मैंने उन्हें सलाम कर दिया। उन्होंने न कोई जवाब दिया, न ही हाथ उठाया, बस उसी तरह देखते रहे। फिर तो रोज ही मैं आते जाते वैसा करने लगा। इस तरह 1-1.5 महीने बीत गए। जवाब तो उन्होंने कभी नहीं दिया, मगर मुझे देखकर अब उनकी आंखों में एक फीकी सी चमक आ जाती और चेहरे पर आतुरता का भाव, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो। और एक दिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन सहमते हुए मैं उनके पास चला गया। पहले उन बुजुर्ग ने मुझे कुछ देर तक घूरते हुए देखा, फिर उनकी खीसें निकल आई। अंत में अपने पीछे बरामदे के बड़े दरवाजे की तरफ मुंह घुमाकर देखने के बाद धीमे स्वर में किसी षड्यंत्रकारी की तरह बोले, क्या तुम मुझे 1 पैकेट कैंची सिगरेट, माचिस की डिब्बी और अंडे का हलवा लाकर दे सकते हो? हाँ, ये जान लो कि मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है। मैं तो बकवा कर देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि एक रईस मुझसे ये सब क्यों मांग रहा है। अरे मियाँ, इस तरह देख क्या रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैंने जिंदगी में खूब सैर सपाटा किया, एक से एक बढ़िया खाना खाया, दूसरों को खिलाया पिलाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की। किसके लिए मैंने नहीं किया? सब ने मुझसे फायदा उठाया। अब उसका मजा मिल रहा है। घर में किसी चीज की कमी नहीं, खूब ऐश किए जा रहे हैं, पर
मुझसे ऐसा परहेज कराया जा रहा है। कभी लोगों की मेरे घर पर भीड़ लगी रहती, अब कोई भूल कर भी नहीं आता। अंडे का हलवा बड़ा पसंद था। मियाँ सिगरेट की याद करके आंसू आ जाते हैं। दादाजी कहीं आपको नुकसान न करे। क्या नुकसान करेगा जी? क्या नुकसान करेगा? कैसा नुकसान? अरे गोली मारो, मैं 80 से ऊपर हो चुका हूँ, दुनिया देख चुका हूँ और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अव्वल तो मुझे कुछ न होगा, फिर अधिक जीकर क्या होगा? किसी काम का नहीं हूँ, बरखुरदार, कोई पूछता नहीं, पास में आकर कोई बैठता नहीं। बड़ी रूखी और कड़वी जबान में बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, बच्चों को पास आने से मना कर दिया गया है। तुम ये कर दो तो एहसान मानूंगा, नहीं तो अपना रास्ता नापो। आदाब अर्ज। बता नहीं सकता उनकी बातें सुनकर कितनी तकलीफ हुई, पता नहीं कैसा डर भी। ट्यूशन के पैसे में से 15-20 रुपए बचे थे। मैं चुपचाप वहां से चला आया, मगर जब लौटा तो मेरा हाथ खाली नहीं था। उन्होंने सिगरेट का पैकेट और माचिस की डिबिया अपने जेब के हवाले करके प्लास्टिक के खोखे में से हलवे पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वह पीछे दरवाजे की ओर देख लेते। आखिर में प्लास्टिक का खाली खोखा मुझे थमाते हुए बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, इसे बाहर फेंक देना। कभी कभी ऐसे ही मेरे पास आ जाना। हाँ, एक बात और, तुम क्यों ऐसी मुहर्रमी सूरत बनाए हुए हो? नौजवान हो, मस्त रहो, रुपया पैसा छोड़कर कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो। वह कितने संतुष्ट नजर आ रहे थे, तृप्त और खुश। मैंने अपनी समस्या संक्षेप में बता दी। वह कुछ सोचते रहे, फिर बोले, मियाँ, कल एक कागज और पेन लेते आना, एक खत लिख दूंगा, तुम लेकर चले जाना। अपने लोग भले ही कुछ न समझे, बाहर के 1-2 लोग अब भी मेरी कद्र करते हैं। अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारा काम जरूर होगा। समय तो जरूर लगा, मगर उनके खत पर एक सरकारी दफ्तर में जब मुझे जूनियर ग्रेड की क्लर्की मिली तो मेरी खुशी का अंत नहीं था। मैं हलवा और सिगरेट का पैकेट लेकर उनके पास पहुंचा तो वह लेटे थे। शुरू अप्रैल के दिन और हवा गर्म होने लगी थी। वह उदास नजर आए, किंतु मुझे देखकर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फिसल गई। हलवा चाव से खाकर वह बोले, मियाँ, तुम्हारी कामयाबी से मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो तुम्हें ये नौकरी। जब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, मैं सोचता रहता कि दिल की कुछ हसरतें दिल में रहकर और अपने घर के लोगों की बेरुखी बर्दाश्त करते हुए एक दिन मर जाऊंगा। तुमने मुझे जिला दिया दोस्त। अब मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं रह गई। जो कुछ है वह तुमसे पूरी हो गई। अब आराम से मरूंगा। मुझे खुशी है कि आखिरी समय में एक शरीफ इंसान ने मेरी खिदमत की है। मैं उनसे बीच बीच में मिलता रहा। सिगरेट और हलवा के अलावा और कुछ नहीं मांगा उन्होंने कभी। मुझे देखकर वह कितने खुश होते थे, पर 2 महीने बाद ही अचानक उनका इंतकाल हो गया। दफ्तर के बाहर चाय की दुकान पर अखबार उलटते पलटते जब मैंने खबर पढ़ी तो सन्न रह गया। सचमुच वह शहर के एक बड़े रईस रह चुके थे। सामंतवादी परिवार में जन्म लेने के बावजूद शहर में खेलकूद को बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। उनके एक बड़े बगीचे में कभी 2-2, 3-3 अखाड़े चलते थे, जिनमें शहर के 90 शाम सवेरे जोर करते कुश्ती के दांव पेच सीखते और कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेकर शहर का नाम रोशन करते थे। वह खुद हॉकी के अच्छे खिलाड़ी और पहलवान रह चुके थे। अखबार में उनकी तारीफ में और बहुत कुछ लिखा था। जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वहां एकत्रित लोगों के पीछे मैं भी खड़ा था। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया कि दोनों हाथों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोया। अपने को जब्त करने की जितनी भी कोशिश करता, उतने ही जोर से मेरा शरीर ऊपर नीचे कांपने लगता। मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं उफन रही थी, जिनमें से एक ये भी थी कि मेरे स्वार्थ ने ही
इतनी जल्दी उनकी जान ले ली। नौकरी मिलते ही पिताजी और माताजी मुझे मनाने के लिए आए थे। उनकी नज़र में मैं एक दुधारू गाय था और मेरी शादी के लिए एक से एक अच्छी पार्टी भी आ रही थी। मैंने इस समय शादी करने से इनकार कर दिया और परिवार से अलग रहने का अपना निश्चय बताते हुए ये वादा मैंने अवश्य किया कि भाई बहन जितना भी पढ़ना चाहेंगे उनकी पढ़ाई का खर्चा मैं ही दूंगा। अब मैंने दूसरे मोहल्ले में एक बड़ा सा कमरा ले लिया जिसमें एक टॉयलेट भी लगा था। उसी जगह की एक जरूरतमंद बेसहारा बुढ़िया भी मिल गई जो दोनों जून मेरा खाना बना देती थी। हर महीने एक निश्चित रकम माताजी के हाथ में दे आता था जो भाई बहन की फीस और कॉपी किताब के खर्च से कुछ अधिक ही होती थी। पिताजी तो अब भी मुझे देखकर मुंह फुला लेते, मगर माताजी और सौतेले भाई बहन खुश होकर मेरा स्वागत करते। मैं अब भी उन छोटे बच्चों को पढ़ाने जाता और जो ट्यूशन फीस मिलती उसे नियमित रूप से डाक खाने में जमा कर देता। इसके साथ ही प्राइवेट बीए करने की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी। इतना सब होते हुए भी मैं बड़ा दुखी था। शुरू से ही दफ्तर का माहौल मेरे अनुकूल नहीं था। दफ्तर में जब मैं पहुंचता तो लोग या तो उपेक्षा से मुंह फेर लेते अथवा हंसने लगते। कुछ लोग फिक्रे कसने से भी बाज नहीं आते। आपस में बात करने के बहाने से चापलूस, सिफारसी, टट्टू, चमचा, वन मानुस आदि शब्दों का इस ढंग से इस्तेमाल करते कि वे मेरे ही दिल पर चोट करते। मैं सबसे मीठा बोलता, सबको नमस्कार करता, लेकिन लोगों के चेहरे दूसरी ओर घूम जाते। मैं अगर कोई बात किसी से पूछता तो वह व्यंग्य से टेढ़ा मुंह करके कहता, आप महान हस्ती हैं, आपको कौन बता सकता है। जो मुझसे एक सप्ताह भी सीनियर था वह मेरे काम में मीन में निकालता, मुझ पर उपदेश झाड़ता, मेरी लानत मलामत करता। पता नहीं कहाँ के निकम्मे भर्ती कर लिए जाते हैं। ये वाक्य मुझे अक्सर सुनने को मिल जाता। मैं सुबह से शाम तक इस आशा में डटकर मेहनत करता कि लोगों का दिल नरम होगा, विचार बदलेगा, मगर हालात ये हुई कि मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की। एक दिन शाम को दफ्तर के कमरे से निकलते समय हुई भीड़ में किसी ने पीछे से मेरे बाल खींच लिए तो मेरी आत्मा कर्रा उठी। मैंने सोचा चलकर अपने सेक्शन अधिकारी से शिकायत करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं डरा कि इससे लोग और भी मुझे सताएंगे। मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, जिसका परिणाम और भी बुरा हुआ। तंग परेशान करने के अनेक तरीके थे और उस मामले में कार्यालय के सहकर्मियों का कोई जवाब नहीं था। करीब करीब रोज ही जब मैं कार्यालय पहुंचता तो मेज पर कोई न कोई ऐसा कागज रखा मिलता जिस पर कुछ उल जुलूल लिखा रहता अथवा कोई बेहुदा चित्र बना होता। एक दिन मेज पर कोई निहायत पुराना फटा धूल भरा जूता मिला। पता नहीं किसने सड़क के कूड़े से उठाकर वहां रख दिया था। मेरे कमरे में आते ही हंसी का एक संवेद स्वर उठा, जैसे गंदे पानी का पाइप फटने से दुर्गंधपूर्ण जल ऊपर उछल पड़े। वे बहुत ही खुश और आनंदित थे। चपरासी ने भी हंसते हुए दूसरी ओर मुंह कर लिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, किंतु मैंने उसे जाहिर होने नहीं दिया, बल्कि बड़े ही प्रेम से चपरासी से पूछा कि किसने जूता रखा है और उसे हटाकर मेज साफ कर दे। मुझे कुछ नहीं मालूम जी, मैं तो अभी आ रहा हूँ। सफाई का काम जमादार को बुलाकर करा लीजिए। मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आया हूँ। अरे भाई, तो तुम ही जमादार को बुला दो। अच्छा देखिए, उधर जाऊंगा तो देखूंगा, अभी तो वह मिलेगा भी नहीं। 12 साढ़े 12 बजे आता है। वह वहां से टल गया और कुछ दूसरा काम करने लगा। आश्चर्य यह है कि किसी ने भी मेरे समर्थन में कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि सेक्शन इंचार्ज भी सिर झुकाकर इस तरह कोई फाइल पढ़ने लगा जैसे कार्य व्यवस्था में वह दिन दुनिया को भी भूल गए हैं। हंसी तो अब बंद हो चुकी थी, मगर सभी के चेहरे दमित हास्य से फूले और दमकते अथवा तमतमाए नजर आए। जमादार को खोजने मैं कहाँ जाऊं। आंसू का घूंट पीकर मैं स्वयं जूते को उठाकर कूड़ेदान में डालने के लिए चल पड़ा। उस समय संवेद हंसी फिर उछली। बाद में
मेज को स्वयं साफ करके हाथ मुंह धोने के बाद मैं काम पर बैठा तो सहसा सेक्शन इंचार्ज ने सिर उठाकर तथा मुंह बिगाड़कर मुझसे पूछा, क्या बात है? देख रहा हूं तभी से आप बाहर भीतर कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, किसी ने इनकी मेज पर जूता रख दिया सर। कमरे के एक कोने से किसी ने चहकती आवाज में टिप्पणी की। यही हालत रही तो किसी दिन कोई सिर पर न रख दे। कमरे में एक जोर का ठहाका लगा जिसके नीचे शर्म और अपमान से दुबक कर मैं चुपचाप काम करने लगा। घर में भी मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था, पर यह घर तो है नहीं। यहाँ मैं सबसे अधिक मेहनत करता हूँ और यहाँ मेरे साथ ऐसे सलूक करने का किसी को अधिकार भी नहीं। फिर भी सब कुछ हो रहा था, यहाँ तक कि चपरासी मेरा एक भी काम न करते। अंत में मैंने उनसे कहना ही बंद कर दिया। पानी पीने की इच्छा होती तो खुद उठकर पी लेता, ये जानते हुए भी कि ये संभव नहीं है। कभी कभी मैं सोचने लगा कि नौकरी छोड़कर कहीं भाग जाऊं अथवा खुदकुशी कर लूं, जिससे समस्त पीड़ा का एक बार ही सदा के लिए अंत हो जाए। एक दिन तो गजब हो गया। दिन में 1:30-2 बजे मुझे जोर की भूख लगती थी, इसलिए मैंने एक नया खूबसूरत टिफिन कैरियर खरीदा। बुढ़िया रसोईदारन 2 पराठे अधिक सेंक कर अचार और सब्जी के साथ रख देती। उस दिन मैं टिफिन मेज पर छोड़कर कुल्ला करने बाहर गया था। जब वापस आया तो मेज खाली थी। कौन उठा ले गया टिफिन कैरियर? मैंने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, ऊपर नीचे झांक कर देखा, कोने अंतरे गया। सबके बाद चपरासी से पूछा, मैं क्या जानूं, मैं तो यहाँ नहीं था। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आपका टिफिन कैरियर ये कहाँ रखा था। दूसरे लोगों ने भी निर्दोष बनते हुए अपनी अनभिज्ञता बताई। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शायद किसी ने मजाक किया है, ये सोचकर मैं चुप लगा रहा। लेकिन शाम होते ही जब सब भर भर उठकर चले गए तो मैं अकेला खड़ा रह गया, बेहद उदास और दुखी। 2 दिन तक मैंने इंतजार किया कि यदि किसी ने मजाक किया है तो मेरी सीधाई और दयनीयता से प्रभावित होकर मेरा सामान लौटा देगा। तीसरे दिन मैंने एक उच्चाधिकारी से लिखित रिपोर्ट कर दी। सेक्शन इंचार्ज बुलाए गए। कुछ लोगों से और पूछताछ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उल्टे मुझे पर डांट पड़ी कि मैं लापरवाह हूं, मेरी वजह से अनुशासनहीनता बढ़ रही है और टिफिन कैरियर में किसी दूसरी जगह पर ही छोड़ आया हूं, क्योंकि इस दफ्तर में आज तक कोई चीज गायब ही नहीं हुई है। मेरा सिर घूम रहा था, चारों ओर अंधेरा जिसमें कुछ सूझ नहीं रहा था। दिल पर इतना दबाव बढ़ गया कि धड़कनें तेज महसूस होने लगी। मैं किससे और किसकी शिकायत करूं? शायद सारा दोष मेरा ही है। मेरी शक्ल सूरत इतनी हास्यास्पद न होती और मुझ में अन्य कमियों तथा कमजोरियां न होती तो क्या मेरी हर सही बात गलत हो जाती? लोग मुझे सताकर आनंद उठाते। घर आकर मैं चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। चिंता से मेरा बुरा हाल था। न मैं बच्चों को पढ़ाने गया और न मैंने खाना ही खाया। सोचते सोचते मेरे दिमाग में दर्द होने लगा। फिर बेहद थककर मैं ऊँघने लगा। अजीब अजीब डरावने सपने दिखाई देने लगे और मैं अध नींद में करहाता रहा। अचानक जब नींद खुली तो आधी रात बाकी थी। बाहर का दरवाजा खुला था, जिसे बंद करके मैं आकर फिर बैठ गया और अब कुछ सोचने लगा। शुरू से आगे पीछे कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। मैं लेट गया और फिर ऊँघने लगा। फिर सपने मैं अंधकार में भटकते हुए रो रहा था कि अचानक एक तेज रोशनी हुई और लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक तेजस्वी पुरुष मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, उठो, मुस्कुराओ, तुम्हें कुछ न होगा। मैं कुछ कहने के लिए उठने को हुआ कि यह दड़ियल पुरुष गायब हो गया और उसकी जगह एक लंबा, तगड़ा और गोरा अधेड़ पुरुष नजर आया, जिसके होंठ फूले फूले थे, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ। उस व्यक्ति ने मेरी ओर मैत्री भाव से हंसते हुए देखा और मैं भी हंसने लगा। इसी समय मेरी नींद खुल गई। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। कमरे में उजाला फैल गया था। अचंभे की बात यह थी कि मेरी पीड़ा समाप्त हो गई थी और मैं अपने को बेहद हल्का महसूस कर रहा था। मैं कुछ देर तक बैठकर सपने की बातें सोचने लगा और मेरा दिमाग शायद शहद एकत्रित करने वाली मधुमक्खी की तरह
व्यस्त हो गया। सवेरे कार्यालय के लिए आधा घंटा जल्दी ही निकल गया। गुदरी बाजार के पास पान की एक मशहूर दुकान थी जहां उम्दा मगही पान मिलता था। मैं पान नहीं खाता था, लेकिन उस दुकानदार के बारे में सुना था कि उसका पान कत्था, चूना, तंबाकू, सुपारी, मसाला सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मैं उधर से ही गया। उस दुकान से एक पत्ते में 2 बीड़े पान बंधवा लिए, अलग से तंबाकू वगैरह ले लिए। जब मैं वहां से चला तो पता नहीं क्यों बेहद खुश था, जैसे हवा में उड़ रहा हूं। कार्यालय में दोपहर को लंच की जब छुट्टी हुई तो बाहर निकलकर एक पान की दुकान के सामने खड़ा हो गया। एक साथ ही धूप छांव की तरह मेरी अजीब हालत, ऊपर से उत्साहित लेकिन भीतर किसी कोने में अज्ञात डर और घबराहट। और जब मैंने उस लंबे, तगड़े और गोरे व्यक्ति को, जिसके होंठ फूले फूले तथा आंखें बड़ी बड़ी थी, अपनी ओर आते देखा तो मेरी हिम्मत कूच कर गई और मैं पसीना पसीना हो गया। एक बार तो ये इच्छा हुई कि वहां से भाग चलूं, फिर भी मेरे पैर वहां चिपके ही रहे। जब वह व्यक्ति पास आया तो मैंने आगे बढ़कर नमस्कार किया और पान उसके आगे बढ़ाते हुए, हकलाते हुए कहा, आज मेरे कहने से ये पान खाइए, बड़ा उम्दा है। पहले तो उस व्यक्ति ने अचकचा कर मेरी ओर देखा, फिर उनके होंठ हल्की मुस्कुराहट से फैल गए। अंत में अच्छा लाइए कहकर उन्होंने पान ले लिए। आप? मेरे पास और हैं, बाद में खाऊंगा, मैंने झूठ कहा। उन्होंने चारों पान अजीब कोमलता से अपनी 2 उंगलियों के बीच दबाकर मुंह में एक और रख लिए। फिर तंबाकू, सुपारी और चूना भी मुंह के हवाले करते हुए बोले, वाह, बढ़िया है। हम लोग इसके पहले कहाँ मिले हैं? मैं विमल हूं जी, कमलाकर जी के सेक्शन में लोअर डिवीजन क्लर्क हूं। वाह, तब तो ठीक है। अच्छा। वह आगे बढ़ गए। मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ और भी पूछेंगे। इनसे ये मेरा पहला परिचय था। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही मैंने उनके बारे में कई बातें सुनी थी। रामदत्त सिंह नाम, वह एक दूसरे सेक्शन के इंचार्ज भी थे, मगर सारे दफ्तर में उनका बड़ा दबदबा था। वह कार्य परिषद के महामंत्री भी थे, जिनकी अनेक प्रभावशाली लोगों से घनिष्ठता थी, जिनके अनेक धंधे भी चलते थे। कार्यालय तो वह औपचारिकता निभाने के लिए ही आते, बीच बीच में जब चाहते गायब हो जाते। निश्चय ही उनकी अनेक प्रकार की व्यस्तताएं थी, मेरी ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत भी कहाँ थी। रोज ही मैं उनके लिए 4 यानी 2 बीड़े पान लाने लगा। लंच टाइम में दफ्तर के बाहर मैं उनको पान देता और वह इनकार नहीं करते। न वह कुछ पूछते और न मैं ही कुछ बताता। कुछ दिनों बाद तो मुझे देखते ही वह लाइए कहकर हाथ बढ़ा देते और पान खाकर सहसा गंभीरतापूर्वक चले देते। जिस रोज वह लंच टाइम से बाहर नहीं मिलते, मैं बाद में उनके सेक्शन में जाकर उनके सामने पत्ते में लिपटे पान रख देता। उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता, अरे वाह। दिन बीतते गए और पान का ये सिलसिला चलता रहा। पता नहीं क्यों इसमें मुझे आनंद आ रहा था और उन्होंने कभी आपत्ति भी नहीं की। हाँ, उन्होंने कभी पान नहीं खिलाया और न कभी चाय वाय भी पिलाई। उसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी और न ही मुझे कभी इसका ख्याल भी आया। बरसात के दिन थे, बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जब मैं उस दिन दफ्तर पहुंचा तो मेरी मेज पर वह मटमेला सा झोला रखा नजर आया, जिसमें मेरा नया टिफिन कैरियर रखा था। मेरा खोया सामान कौन रख गया था? मैंने सिर इधर उधर घुमाकर देखा, मगर किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या अधिकारी ने जांच पड़ताल करके मेरी चीज वापस भिजवा दी है? यदि ऐसी ही बात है तो किसी ने बुलाकर मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं, अथवा किसी चपरासी से ही क्यों नहीं कहलवाया? मैंने झोला उठाकर मेज के नीचे रख दिया और चुपचाप काम करने लगा। उत्तेजना से मेरे हृदय की गति तेज महसूस हुई। शुरू में मुझे खुशी जरूर हुई थी, पर जल्दी बुझ भी गई। किसी विजय का भाव अथवा किसी के प्रति दुर्भावना मेरे अंदर नहीं उत्पन्न हुई। हाँ, ऐसा अवश्य महसूस हुआ कि मैं एक खुले मैदान में पहुंच गया हूं। मेरे फेफड़ों में ताजी हवा भर गई है और मुझे अपूर्व शांति, धैर्य और आनंद की मृदु तरंगें सहला रही है। नहीं कह सकता
कि ये भाव आत्महीनता की मजबूरी के एहसास से उत्पन्न हुए थे अथवा ये मेरी महत्वाकांक्षाओं के ही रूप थे। शायद इन सब से कोई अलग चीज थी वह, जो कभी कभी मनुष्य के अंदर पानी के बुलबुले की तरह उठकर लुप्त हो जाती है। संभव है कि ये मेरा भ्रम ही हो। कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे सेक्शन इंचार्ज ने मुझे अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, कहिए क्या हाल है? ठीक है सर, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, निश्चिंत होकर काम कीजिए, मैं देख लूंगा सबको। मेरे प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलता ही गया। जब मैं कार्यालय पहुंचता तो कई लोग आइए साहब कहकर मेरा स्वागत करते, कुछ तो हाथ उठाकर नमस्कार कर लेते। कार्यालय के एक साथी मुझ पर इतना प्रसन्न हुए कि एक शाम जब मैं घर लौट रहा था वह मेरे साथ दूर चलते गए। इस समय उन्होंने बताया कि दफ्तर में कौन कौन से लोग शातिर हैं और उनसे किस तरह बचकर रहना चाहिए। मैं ऐसी बातें चुपचाप सुन लेता जिनका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ हो रहा है उसके मूल में मेरा प्रभाव नहीं काम कर रहा है। अतः अपनी कमियों का मुझे इस हद तक एहसास हो गया था कि कोई सफलता मुझे मतवाला नहीं बना पाती थी, चाहे आत्म सुरक्षा की इच्छा हो या आत्महीनता अथवा आंतरिक बनावट। हर व्यक्ति के लिए मेरे मन में प्यार का सद्भाव था। हाँ, अपनी वाणी द्वारा उस प्यार को अभिव्यक्त करने का तरीका मुझे कभी नहीं आया। यदि अपने प्यार का इजहार कर भी दूं तो क्या ठिकाना कि वह मुझे हास्यास्पद बनाकर दूसरों से फिर उपेक्षित और अपमानित न करा दे। अतः जब लोग मेरी पसंद की बात, यहाँ तक कि चपरासी भी मुझे खुश करने की कोशिश करते तो मेरी समझ में नहीं आता कि प्रतिदान कैसे करूं। इस तरह 3 साल से अधिक समय बीत गया। इस बीच मैं बीए द्वितीय श्रेणी में पास कर गया। कुछ छोटे बच्चों को अब भी मैं पढ़ाता था। पिताजी की पहली स्त्री से मैं सबसे बड़ा और इकलौता लड़का था। नई माँ से एक लड़की और 2 लड़के थे। इन भाई बहन को मैं अधिक से अधिक पढ़ने के लिए उत्साहित करता। पिताजी तो अब भी मुझसे गंभीर रहते, मगर माताजी बार बार शादी के लिए आग्रह करती। मैंने साफ साफ कह दिया कि बहन की शादी के बाद ही मैं इस समस्या पर विचार करूंगा। हाँ, शादी भी मैं बिना किसी लेन देन के अपनी ही तरह मामूली शक्ल सूरत की पढ़ी लिखी लड़की से ही करना चाहूंगा। रामदत्त सिंह से पान वाला रिश्ता जारी रहा। उनसे अधिक घनिष्ठता नहीं बन पाई। न मैं बढ़ा और न वह बढ़े। वह अभी भी उसी तरह हल्के से मुस्कुराकर पान लेते, लेकिन इतने पर भी इधर वह कुछ गंभीर नजर आए। सोमवार का दिन था, ये मुझे आज भी याद है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों ओर फैले धुंध से छन कर आती धूप बहुत ही फीकी और बेअसर थी। कार्यालय से निकलते ही वे मिले थे। पान खाकर उन्होंने कहा, आइए कहीं बैठे। मैंने चौंक कर देखा। बेमन की मुस्कुराहट थी उनकी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहीं अस्वस्थ तो नहीं है? एक चाय की दुकान पर बैठने के बाद सिर्फ मेरे लिए चाय का ऑर्डर देते हुए बोले, मेरा पान बेमजा हो जाएगा। इसके पहले चाय पी भी चुका हूं। यहाँ मैं एक खास मकसद से आपको ले आया हूं। कुछ दिनों से सोच रहा था आपसे बात करूं। वह चुप हो गए और कुछ सोचते हुए सड़क की ओर देखते रहे। फिर गंभीरतापूर्वक बोले, यहाँ गेहूं की बड़ी मंडी है, जहां गेहूं की बोरियों पर फटका होता है। लाभ नुकसान दोनों का ही मुझे अनुभव है। कुछ दिनों से आपके नाम पर भी बोरियां खरीदने बेचने लगा था। सोचा था कि नुकसान होगा तो खुद भुगत लूंगा, मगर इधर लाभ ही लाभ हो रहा है और आपके नाम 20,000 रुपये जमा है। मेरी इच्छा है कि ये रुपए आप ले लें, क्योंकि आपके नाम जमा रुपए मैं नहीं ले सकता और उन रुपयों से हमेशा फटकेबाजी भी नहीं खेल सकता। ये रुपए आपके ही हैं, इनका जो भी करें। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझा नहीं।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। 3.5 वर्ष से अधिक हो गए आप रोज मुझे 4 उम्दा पान खिलाते रहे। उससे मुझे जो आनंद मिला है उसकी कोई कीमत नहीं। उसमें आपकी बुद्धि, असीम धैर्य और प्यार का मसाला मिला था। धैर्य, प्यार व समझदारी से पोषित बुद्धि ही वह पूंजी है जिसका निवेश करने वाला व्यक्ति वास्तव में धनी है। इसलिए आप बिना परिणाम की परवाह किए अपना काम करते रहने में सफल हैं। मैं स्वयं धनी बनना चाहता था, लेकिन हमेशा अपने को ही प्यार करता, छोटी छोटी चालाकियों द्वारा दूसरों से आगे बढ़ता रहा, सिद्धांत और आदर्श को सदा भुनाने के चक्कर में रहा और दरिद्र बना रहा। खैर, एक दिन आप चलिए, मैं सबसे परिचय करा दूंगा। वह चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। इसके बाद मैं कैसे धनी बना, इसका राज तो आप कुछ कुछ समझ ही गए होंगे। ये थी एक कहानी अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई, एक धनी व्यक्ति का बयान। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।